नंदनपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की एक गरीब बहुरानी रहती थी। वो विकलांग थी और उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बावजूद बिना डर भय के एक लाठी के सहारे वो जंगल जाया करती थी। वहीं से लकड़ी काट के ले आके उसे बेचती थी। उसी पैसे से वो अपनी बेटी भाव्या की पढ़ाई लिखाई कराती थी। साथ ही अपनी बुजुर्ग सासू माँ शारदा की देखभाल करके जिंदगी काट रही थी। इसी तरह हर दिन सुबह सुबह वो नींद से उठती थी। छड़ी के सहारा लेकर वो घर से बाहर निकल आती थी। पूरा आंगन का साफ सफाई करती थी। बाद में कुएं से लेकर वो बाल्टी में पानी डालती थी। फिर बाल्टी के उसी पानी से पूरे आंगन में छिड़का करती थी। उसके बाद साफ सफाई करके वहाँ पे एक अच्छा रंगोली बनाती थी। आज लगता है कल से ज्यादा बेहतर रंगोली डाला है मैंने, इस तरह से वो सोचती है। फिर वो लकड़ी के चूल्हे पे चावल और सब्जी पकाती है। फिर अंदर आती है और दीवार घड़ी के तरफ नजर जाते ही दिखता है 8 बज चुका है। वो जाती है अपनी बेटी भाव्या के पास। भाव्या जो तभी भी बिस्तर पे सो रही थी। भाव्या, भाव्या, उठो, देखो घड़ी में 8 बज चुके हैं। तुम्हें स्कूल जाना है ना? माँ, आज संडे है, आज स्कूल नहीं है। आज आराम करने का दिन है, फिर भी आप मुझे सोने नहीं दे रही हो। संडे को कम से कम तो सोने दो ना माँ। खाना और पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता है बेटा। देखो, तुम्हें अगर बड़ा इंसान बनना है ना, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी होगी, ताकि टीचर जब भी सवाल पूछे तो तुम सही सही जवाब दे सको। अरे माँ, मैं तो पहले से स्कूल में फर्स्ट आती हूँ। आप क्या चाहती हो माँ, मैं स्कूल में भी फर्स्ट हो जाऊँ क्या? और नहीं तो क्या, क्लास में फर्स्ट, स्कूल में फर्स्ट, मंडल में फर्स्ट, स्टेट में फर्स्ट, तभी तो जाके तुम पूरे देश में फर्स्ट होगी बेटा। जब अनामिका ऐसा कह ही रही थी, तभी भूपति अपनी बेटी गीता को लेके अनामिका के घर आते हैं। अनामिका, कहाँ हो अनामिका? मेरा फर्स्ट होने का ये सिलसिला बंद करो माँ। देखो हमारे घर पे कौन आया है मिलने। ऐसा कह के अनामिका लकड़ी के सहारे अपनी बेटी को साथ लेके घर के बाहर निकल आती है। देखती है भूपति बाबू आए हैं। अरे भाई साहब, मैं आपके पास आने ही वाली थी, पर आ नहीं पाई, इसीलिए मैं आ गया। वैसे भी संभव कैसे हो पाएगा, तुम तो व्यापार कर रही हो, दोनों हाथ से कमा रही हो, तो कैसे याद रहेगा जो पैसे हम दिए हैं उसकी बात। ऐसा मत कहिए भाई साहब, हमारी परिस्थिति देखकर फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक हो रहा है क्या? इससे पहले कि अनामिका कुछ कहती है, उस बीच भूपति कहने लगे, पर उन दोनों से पहले ही गीता कहने लगती है, भाव्या, ये तुम्हारा घर है? हाँ गीता, तुम तो मेरे ही घर में आई हो ना, क्यों? भाव्या, तुम एक दूसरे को जानती हो? हाँ माँ, मैं और गीता एक ही क्लास में पढ़ते हैं। सुनो अनामिका, तुम अपने पति के सारे उधार कब चुकाओगी और कैसे करोगी? काफी महीने हो गए उसके गए हुए। तुमने कहा था सारा उधार चुका दोगी, पर अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला। अब बताओ तुम क्या करोगी? भैया, आपको मेरी परिस्थिति तो पता ही है ना, मैं अपाहिज हूँ। मैं लकड़ी के सहारे जंगल जाती हूँ, लकड़ी काट के उसे बेचती हूँ। वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे हम एक दफे खाते हैं और दूसरे वक्त हम पानी पी के रहते हैं। एक तरफ मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई सब कुछ, दूसरी तरफ मेरी बुजुर्ग सासू माँ। आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूँ? जब इतनी गरीब हो तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा क्यों रही हो, बताओ? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की क्यों बराबरी करे? भूपति की ऐसी बातें सुन के अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बस भूपति को देखती ही रह जाती है। क्या अनामिका, जो कहा वो तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं भैया। तो मैं साफ साफ बताता हूँ, तुम अगर बेटी की पढ़ाई लिखाई बंद कर दो तो वहाँ पे पैसे खर्च नहीं होंगे। अपनी बेटी को साथ में जंगल ले जाओ, लकड़ियाँ काट के उसे बेचोगी तो दुगनी कमाई भी होगी। इस तरह तुम सभी लोग 2 वक्त का खाना भी खा पाओगे। क्या कहती हो? भूपति की ये बात सुन के अनामिका सारी चीजें साफ साफ समझ जाती है। भूपति भैया की बेटी गीता से मेरी बेटी भाव्या पढ़ने में ज्यादा तेज है। अब क्योंकि भाव्या पढ़ने में सबसे तेज है, तो गीता को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए उधार का नाम लेके वो मेरी बेटी का पढ़ाई लिखाई बंद करवाना चाहते हैं। इस तरह से मनी मन सोचती है अनामिका। अरे अनामिका, क्या सोच रही हो? क्या और सोचूंगी भैया, गरीब है हम, ऊपर से इतने उधार है, इसीलिए सोच विचार करके यही तरकीब मेरे दिमाग में आई। पता है तुम मान लोगी। नहीं भूपति भैया, मैं नहीं राजी होंगी। अगर आप अपना मन थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं
और मुझे थोड़ा और वक्त देते तो मैं आपके सारे कर्ज चुका दूंगी, पर अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई मैं कभी भी बंद नहीं करूंगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के भूपति को बड़ा शौक लगता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अनामिका से कहते हैं, देखो अनामिका, मुझे लगता है। जब वो कुछ कहने ही जा रहे थे तभी बुजुर्ग सासू माँ हाथ में लाठी लेकर बाहर निकल आती है। क्या हुआ, पंचायत में जाना है क्या? तो मैं वहाँ पे थोड़ा और समय मांग लूंगी और सारा उधार चुका दूंगी। अपनी बातों पे अगर आप मुकाम रहे तो वही अच्छा है। कर लूंगी बेटा, जाओ पंचायत बुला लो। वो बात नहीं है अनामिका, जो कहा है सोच के देखना। मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ते लिखते देख आपकी बेटी डर गई है, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आई है। ये देखकर ही मैं समझ गई आपकी बेटी पढ़ने लिखने में कैसी है। मेरे पति के उधार के लिए अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई का बलिदान नहीं दे सकती हूँ मैं। थोड़ा मन को बड़ा करके मुझे वक्त दीजिए, मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें और 6 महीने देता हूँ, देखता हूँ कैसे उधार चुकाती हो। इस तरह से गुस्से से कह के अपनी बेटी गीता को लेकर भूपति चले जाते हैं। अनामिका काफी देर तक सोच में पड़ जाती है। फिर कविता, जो कि डोसा बेचती थी, वो अपना ठेला लेकर अनामिका के पास आती है। अनामिका, हम शहर रहने जा रहे हैं। बहुत पहले तुमने डोसा के ठेले के बारे में पूछा था, याद है? हाँ कविता दीदी, तो मैं ये तुम्हें देकर जाती हूँ। मैं और मेरे पति शहर जा रहे हैं। इस ठेले का ख्याल रखना, डोसा बना के बेचना, खुशी खुशी रहना। ऐसा कह के कविता वहाँ से चली जाती है। एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ बहू, तुम ठेले में डोसा बना के बेचा करो। शारदा इस तरह से अनामिका से कहती है। तब से अनामिका ठेले में गर्मा गर्म डोसा बना के बेचना शुरू कर देती है। छुट्टियों के दिनों में भाव्य अपनी माँ अनामिका को मदद भी किया करती थी। वहाँ से कमाए हुए पैसों से अनामिका धीरे धीरे भूपति के सारे कर्ज एक एक करके चुकता कर देती है। इसी के साथ प्यार और जतन से अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती भी है और बुजुर्ग सासू माँ का देखभाल भी करती है। तेज बारिश हो रही थी। गर्जन के साथ साथ बिजली भी बहुत चमक रही थी। सास बहू शारदा और अनामिका काफी डरी हुई थी। तभी वो टीवी पर न्यूज लगाती है। न्यूज रीडर शारदा का बेटा और अनामिका के पति रमेश। नमस्कार, मेरा नाम रमेश, जैत्रा न्यूज में आपका स्वागत है। टीवी स्क्रीन पे अपने पति रमेश को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है और उत्साहित होकर कहने लगती है, अरे वाह, मेरे पति तो टीवी में बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, है ना सासू माँ? अरे आखिर में वो मेरा बेटा है, मेरी खूबसूरती ही उसे मिली है। आपकी खूबसूरती तो नहीं पता सासू माँ, पर आपका मोटापा उन्हें बिल्कुल नहीं मिला। अपनी आंखों से देखकर इतना मैं कह सकती हूँ। ऐसा कह के मुस्कुरा के वो अपनी सासू माँ को देखती है। शारदा को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है और बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, क्या कहा बहू, खूबसूरती नहीं मोटापा? तुम्हारा शरीर कैसा है? बहुत ठंड लग रही है सासू माँ, बाहर बारिश हो रही है ना। मुझे भी लग रही है, जाओ जाके गर्मा गर्म चाय बना के ले आओ बहू। मोटे लोगों को तो ठंड नहीं लगती है। ऐसा कह के अनामिका किचन की तरफ चली जाती है, गर्मा गर्म चाय बनाती है। टीवी पे तभी भी रमेश खबर पढ़े जा रहा था। ये देखकर शारदा को बड़ा दया आता है। तब तक अनामिका गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आती है और सासू माँ को देती है। फिर सास बहू दोनों मिलकर गर्मा गर्म चाय पीती है। उधर टीवी पे रमेश खबर पढ़ रहा था। भारी बरसात के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, लोग सावधान रहे और अपने घर पर ही रहे, खासकर पुराने और निचले इलाकों में ना रहे। भारी बरसात के कारण कई पुराने घर टूट चुके हैं और पानी में बह गए हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां के लोगों को रेस्क्यू टीम उनकी जान बचाने में लगी हुई है। जैत्रा चैनल आप सभी को सावधान रहने का अनुरोध कर रहा है। ये बुलेटिन यही खत्म होता है। देखते रहिए जैत्रा टीवी। नमस्कार। ऐसा कह के रमेश चला जाता है। फिर कुछ एड्स चलने लगते हैं। टीवी पे पति की बातें सुन के अनामिका बहुत परेशान हो गई। जल्दी से वो बेडरूम में गई और बेडरूम से एक छतरी ले आके सासू माँ के पास आई, जो कि हॉल में बैठी हुई थी। सासू माँ जल्दी चलिए, हम छत पे चलते हैं, फिर ये छतरी लगा लेंगे। क्या हो गया तुम्हें? अब तक तो तुम ठीक ही थी, अभी अचानक से क्या हुआ? अरे सासू माँ, इतनी देर से आपके बेटे ने टीवी पर कहा, आपने नहीं सुना कि निचले स्तरीय जगह पर भारी बरसात के कारण बाढ़ आने की संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना कि पुराने घर में ना रहे। अगर उसने कहा तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? सासू माँ, आप समझ क्यों नहीं रही है? वैसे ही हम पुराने घर में रहते हैं, ऊपर से ये हमारा इलाका भी निम्न स्तरीय है, इसीलिए कह रही हूँ माँ जी,
सिर्फ एक तरफ से नहीं, हमें दोनों तरफ से परेशानी हो सकती है, इसीलिए छतरी लेके हम बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। तुम और तुम्हारी बेवकूफ वाली बुद्धि, दिमाग में कीड़ा है क्या? घर के ऊपर में हमें छतरी की क्या जरूरत? बाढ़ का पानी अगर घुस गया तो हम बह जाएंगे, हमारा घर गीला हो जाएगा और ये घर टूट जाएगा। वो ठीक है, पर उसके लिए हमें छत पे जाने की क्या जरूरत है मेरी चालाक बहुरानी? शारदा ने जब ऐसा कहा, अनामिका चुपचाप अपना सर झुका लेती है। फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहू। ये घर आज का नहीं है, बहुत पुराने जमाने का है। 1000 हाथी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उतनी शक्ति है इस घर में। 3 सासू माँ इस घर से गुजरी, तब जाके मुझे ये घर मिला। तो तुम समझ सकती हो बहू कि ये घर कितना मजबूत और कितना अच्छा है। सासू माँ की बात पूरी होने से पहले ही अनामिका कहने लगती है, फिर आपके जाने के बाद ये घर मुझे मिलेगा सासू माँ? हाँ, इस मरने के टॉपिक को साइड में रखोगी तो ये घर मजबूत है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, और अब तुम मुझे भी परेशान मत करो। ठीक है सासू माँ। ऐसा कह के अनामिका किचन में चली जाती है और खाना पकाने लगती है। शारदा टीवी देखने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी तरह 2 दिन निकल जाता है। फिर धूप निकल आती है। उस दिन सास ससुर शारदा और प्रसाद अपने रिश्तेदार के वहाँ एक फंक्शन में जाने लगते हैं। बहू, मैं और तुम्हारे पिताजी एक रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जा रहे हैं। फंक्शन खत्म होते ही हम घर लौट आएंगे। तुम सावधान रहना, चाहे साइक्लोन हो या भारी बरसात हो, ये घर हिलने वाला नहीं है, समझी? ठीक से रहना। ठीक है सासू माँ, अच्छे से जाके लौट कर आइए। ऐसा कह के शारदा और प्रसाद घर से चले जाते हैं। अनामिका उस घर को बहुत अच्छे से देखने लगती है। इस घर को देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, पर मेरी सासू माँ बड़ा बड़ा बस डेंगती है। सच में ये घर उतना मजबूत है क्या? मुझे जांच करके देखना पड़ेगा। ऐसा कह के अनामिका दरवाजे पे ताला लगा के अपने पास के जेसीबी सर्विसेज के यहाँ चली जाती है। वो वहाँ बात करती है। वो लोग भी मंजूर हो जाते हैं और जेसीबी लेके उसके घर आ जाते हैं। फिर अनामिका के सामने देखते ही देखते वो घर को तोड़ देते हैं। हाय रे, सासू माँ ने इस घर के बारे में जो कुछ कहा था वो तो सब झूठ निकला। इसके दीवार तो उतने मजबूत ही नहीं है। जेसीबी ने तो तुरंत इसे तोड़ के चूर चूर कर दिया। सासू माँ को लौटने दो, मैं पूछती हूँ। जब वो इस तरह सोच ही रही थी तभी शारदा और प्रसाद घर लौट आते हैं। वो देखते हैं कि घर चूर चूर होके टूटा हुआ है और उसके बगल में जेसीबी का ड्राइवर खड़ा है और क्वेश्चन मार्क की तरह वो अपना चेहरा बनाया हुआ है। बहू, हमारा घर कहाँ है? यही तो रहा सासू माँ, आपका मजबूत घर। ये कौन है? यहाँ क्यों आया है? आपने इस घर के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो मैंने भी सोचा चलो इस घर को थोड़ा परीक्षा करके देख लेते हैं। इसलिए तुमने जेसीबी बुलवाया और इस घर को तुड़वा दिया, यही ना? अनामिका कुछ ना कह के अब बस सर हिला के हाँ कही। पता नहीं मैं तुम्हें कहाँ से ले आई, मैं तुम्हें मार ही दूंगी। हे भगवान, मैंने कहा था दिमाग वाली बहू देना, ये क्या दे दिया? ये सुन के परेशान होके अनामिका कहती है, पिताजी मुझे 2000 रुपए दीजिए, तो मुझे इस जेसीबी ड्राइवर को देना है। ये 4000 रुपए मांग रहा था, मैंने 2000 रुपए में बात करके पूरा काम करवा लिया। इस तरह हमारे 2000 रुपए बच गए पिताजी। अनामिका ने ऐसा कहा। उसकी बातें ऐसी लग रही थी शारदा को मानो कि मछली को पानी से कोई बाहर निकाल दिया हो। बहू की ये हरकत देखकर प्रसाद समझ नहीं पा रहा था कि उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। फिर बिना कुछ कहे बहू को 2000 रुपए दे देते हैं। अनामिका 2000 रुपए जेसीबी के ड्राइवर को देकर वहाँ से वो भेज देती है और ये सब करके अनामिका को खुद में ही बड़ा गर्व होता है।